आज की वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के दो अलग स्टेजेस देखेंगे। पहले सर्जरी का रियल एक्सपीरियंस और उसके बाद 14 मंथ्स की लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट को जो सर्जरी के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तभी इतना कोई फोकस नहीं है बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है बाल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद धीरे 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 कर करके जब स्काल्प मेरा दिखना स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ, दोस्तों ने टोकना स्टार्ट किया कि हाँ, तो उसका जो रहता है, एक नई जगह आप जाते हो तो बालों में दिक्कत, पानी का चेंज होता है, वो होता है, तो उससे और मेरे बाल डेंसिटी और स्टार्ट हुआ, झड़ना हुआ। तो सबसे पहले क्राउन एरिया मेरा धीरे धीरे खाली होने लगा। और अगर मैं दर्द की बात करूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, देन आफ्टर इट दर्द का इतना पता नहीं पड़ता। अगर दर्द होता भी है तो आप बोल सकते हैं, देन अगेन डॉक्टर सपोर्टिव है। मेरा नाम रोहित शर्मा है, उम्र 26 साल। और पिछले कई सालों से अप्रोक्स 2015 से मेरा एयर फॉलिंग का दिक्कत था। एयर थिनिंग होना पहले स्टार्ट हुआ था। देन आज मैं यहाँ पे क्यूएचडी क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया हूँ। एक्चुअली एयर फॉल की प्रॉब्लम मेरी 2015 से स्टार्ट हुई। इन द स्टार्टिंग थोड़े बाल मेरे गिरना स्टार्ट हुए। देन कभी जैसे दोस्तों को जाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, तो उसमें अलग से मेरा थोड़ा थोड़ा स्काल्प दिखता था। तब एट दैट टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया स्काल्प पे, बिकॉज मुझे लगा नॉर्मल है, होता है। पर धीरे धीरे देखा तो मतलब इन द स्टार्टिंग गिनाते समय बाल थोड़ा जा रहे हैं, झड़ रहे हैं। तभी इतना कोई फोकस नहीं है बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है बाल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद धीरे 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 कर करके जब स्काल्प मेरा दिखना स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ, दोस्तों ने टोकना स्टार्ट किया कि मतलब बाल टकला एक तरह से दिखाई दे रहा है, जो हम नॉर्मल बोलते हैं, दोस्त जो मस्ती मजाक करते हैं। देन उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। तो इन द स्टार्टिंग मैंने मिनॉक्सिडिल ट्राई किया बाय द इंटरनेट, क्योंकि उस समय मिनॉक्सिडिल ही एक था, मतलब एक तरह से जितने भी लोग थे मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे थे, थोड़ा दोस्तों ने भी रिकमेंड किया। ट्राई किया। एट दैट टाइम की बालों का एक तरह से डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा, बट बाद में जब बंद किया मिनॉक्सिडिल तो दोबारा सेम रिजल्ट। उसके बाद किसी ने आयुर्वेदिक सजेस्ट किया, किसी ने होम्योपैथिक सजेस्ट किया, तो सब कुछ किया, बालों में कोई वो नहीं, बाल थिनिंग होना स्टार्ट हो गए। देन आफ्टर दैट 2015 16 17 यही चला। 17 के बाद मैं थोड़ा मूव आउट हुआ घर के बाहर, तो नई जगह गया। हाँ, तो उसका जो रहता है, एक नई जगह आप जाते हो तो बालों में दिक्कत, पानी का चेंज होता है, वो होता है, तो उससे और मेरे बाल डेंसिटी और स्टार्ट हुआ, झड़ना हुआ। तो सबसे पहले क्राउन एरिया मेरा धीरे धीरे खाली होने लगा। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मे बी मेरे जो फादर है उनके जेनेटिक्स के थ्रू, जो भी आप समझ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जीन जल्दी ट्रिगर कर गए, इतनी जल्दी होना चाहिए, बिकॉज मेरी एज अभी 26 साल है। तो उसके बाद रहा, सब कुछ यूज किया, कुछ नहीं हुआ। तो इन द एंड फैसला यही हुआ है कि मतलब जब तक आप मेडिकेशन पे रहोगे, जो भी आप यूज करोगे एलोपैथी, तब तक आपका डेंसिटी मेंटेन रहेगी। बट बाल जो एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते, ऐसा मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टार्टिंग में काफी दिक्कतें मुझे, जैसे अगर आप समझे आपके बाल नहीं है तो एक तरह से हेयर लॉस जब होता है तो एक आदमी का अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो डाउन होता है। सेम मेरे साथ भी ये हुआ इन द स्टार्टिंग। मतलब दोस्त तो जैसे बोलते ही थे हेयर थिनिंग के लिए, कलीग्स ने भी बोलना चालू किया। पर्सनालिटी वाइज भी मुझे डिग्रेड होने लगा थोड़ा, कि मतलब अपने बालों को हाथ से छुपाने लगा, कैप मैंने पहनना स्टार्ट किया। मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा मेरा डाउन हो गया था। बिकॉज आप कहीं भी हो, जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, पर्सनालिटी मैटर्स करती है। और 70% आपके बालों से ही, हेयर से ही आपकी पर्सनालिटी होती है। अगर वो नहीं है तो एक तरह से आप समझिए कि थोड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मुझे थोड़ा देखने को मिला आफ्टर हेयर लॉस। देन उसके बाद सब एक बार टोकते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बाल 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 जो है, चीजें सारी चीजें अप्लाई करने के बाद भी नहीं आता, तो उस तरह से एक निराशा और होती है। कॉन्फिडेंस लेवल तो जा ही रहा है, ये भी हो रहा है कि बाल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो एक मोरल डाउन हो जाता है। कुछ भी मतलब एक तरह से अपने आप को ही बार बार छुपाते रहना, दूसरों से पार्टी नहीं जाना क्योंकि हेयर थिनिंग दिखेगी, तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करना, सब कुछ करना ताकि बाल नहीं एक तरह से चांद नहीं दिखे, आपकी स्काल्प नहीं दिखे, सीधी बात। तो ये सब चीजें रही है मेरे साथ स्टार्टिंग में। 2020 में मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता पड़ा कि हेयर ट्रांसप्लांट करके इंडिया में भी प्रोसीजर आ चुके हैं। तो धीरे धीरे जब उसके बारे में जाना तो पता पड़ा कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट स्कोप इंडिया में भी अच्छी तरह होने लगा है। तो उसके बाद इसको प्रोसीजर को मैंने गूगल किया, सब कुछ सर्च किया, तब पता पड़ा कि एक ग्राफ जैसे आपका हेयर फॉलिकल उठा के दूसरी जगह पे आपका इम्प्लांट करते हैं जहाँ आपके बाल नहीं है। तो ऐसे एक प्रोसीजर होता है सिंपल सा। उसके बाद फिर मैंने और पता किया, तो मेरे रिलेटिव ही है एक भैया, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले PhD क्लिनिक हरिद्वार में ही आपका एक सेशन करवाया था, प्रोसीजर पूरा करवाया था। तो उनसे मिला, बात की, तो उनसे मिलकर कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि हाँ अच्छा है। देन अब मैं यहाँ पे क्लिनिक में खुद से एक बार ट्रांसप्लांट करवाने आया हुआ।
क्लिनिक में आने से पहले मैंने कॉल करके पूरा पता किया था एक बार अपने एंड से भी, बिकॉज जरूरी था। तब मुझे पता पड़ा कि ग्राफ्ट की भी प्रोसेस होती है, कि आपके स्काल्प में कितने ग्राफ्ट रहेंगे, क्या रहेगा। देन ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरा रहा, मैंने फोटोज एंड अपना फोटो सारे एंगल से क्लिक करके भेजे। तब मुझे पता पड़ा कि 5000 ग्राफ्ट अप्रोक्स मेरे स्काल्प में जरूरी है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, बिकॉज मेरा मेल पैटर्न बाल्डनेस है, ये मुझे पता पड़ा। तो उसके बाद फोटोज भेजे, सब कुछ बात की, पूरा अपना प्रोसीजर समझाया एक बार और एक तरह से, कि क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, कैसे किया जाता है, क्या मतलब। आने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन का प्रोसीजर रहेगा आपको, तो उस हिसाब से आपको हरिद्वार आना है ना। बाकी जो भी चीजें इंक्लूड रहती है पूरा फोन पे अच्छी तरह बताएगा, व्हाट्सएप के थ्रू सब कनेक्ट रहे। तो ये सब चीजें मुझे यहाँ आने पहले पता पड़ी। इस बारे में फैमिली से भी बात हुई, मेरी फैमिली से भी मैंने बात की, तो फैमिली में मेरी सपोर्टिव थी, बिकॉज 2015 से जब हेयर फॉलिंग मेरी स्टार्ट थी तो वो इतना सपोर्टिव है। बट उन्होंने यही बोला कि यहाँ से भी करवाना, अच्छी तरह से, अच्छी जगह से करवाना, कि रिजल्ट प्रूव आना है, ये नहीं कि हर दूसरे दिन जाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। उसके बाद फैमिली से बात की, डिस्कस किया, तो जो भी हुआ सब कुछ करने के बाद देन उन्होंने थम्स अप अपना दिया कि ऑल गुड। तो फिर ट्रांसप्लांट के लिए सब रेडी हो गए। तो यहाँ पे आने तक कई माइंड में डाउट थे कि क्या होगा, कैसे होगा। मतलब कि अभी रिसेंटली जो एक केस हुआ है कानपुर वाला, तो उसको लेके थोड़ा सोच रहा था कि सही फैसला ले रहा हूँ नहीं ले रहा। थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है, प्रोसीजर हो, ऑपरेशन हो, उसके नाम से आदमी घबराता ही है। तो वो वाली चीजें थी। बट जैसे कि अभी यहाँ पे आया हूँ, सब हुआ है, जैसे आते ही मेरा सबसे पहले एक टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट एंड एक एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, जस्ट टू चेक कि मुझे कोई एलर्जी है या नहीं है। एक प्रोसीजर के साथ जो मुझे मोबाइल पर बताया गया था पहले, ये सब आपका पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होगा, तो वो सब चीजें भी चल रही है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मेरी अभी आई नहीं है, राइट। एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ है, तो उसमें वो रेड स्वेलिंग आ रही, तो मुझे लग रहा था क्या है कैसे है। तो उससे मतलब एक टेस्ट का प्रोसीजर पार्ट था। हालांकि इचिंग मेरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है एनेस्थीसिया के थ्रू। उसके बाद माइंड में यही था कि मतलब 5000 ग्राफ्ट हैं, तो 5000 निडल्स, कैसे क्या पेन बेयर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या कैसे होगा। और भी जैसे कि माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है अभी भी, कि आफ्टर रिजल्ट कैसा आएगा, बाल कैसा आएगा, ये नहीं कि क्या होगा, मतलब क्योंकि ऑपरेशन प्रोसीजर जो भी बोलो, माइंड में एक प्रेशर रहता ही है आपके कि आफ्टर इफेक्ट क्या होगा मेन। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। बट क्योंकि भैया करवा चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी है, दूसरा नाम भी एक है क्यूएचटी का। फिर जो भी चीजें मैंने यूट्यूब पे देखी है, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि एमपी से मैं हरिद्वार आया हूँ करवाने के लिए, राइट। तो 8-9 घंटे पिछले यही सोच रहा हूँ कि क्या होगा क्या होगा कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो मेरी ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो आ चुकी है और सब कुछ ओके है। तो नाउ फ्रॉम हियर मैं जा रहा हूँ अपना सारा प्रोसीजर समझने के लिए, क्या है कैसे है मेरी हेयर लाइन जो डिजाइन होगी, सारा जो भी चीजें रहेंगी, मार्किंग जो भी रहेगा, वो सब मैं समझूंगा, है ना। बीच बीच में प्रोसीजर के जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं आप बताता रहूंगा, क्या है क्या नहीं है कैसे। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर से मिलते हैं आपसे। मेरा नाम रोहित शर्मा है, और अभी जस्ट मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। मुझे 5 अभी लगाए गए हैं। बाकी जो टाइमिंग मेरी रही एक्चुअली 12 घंटे की रही, बस 5 ग्राफ्ट ज़्यादा थे। और बाकी स्टाफ का बिहेवियर अच्छा था। और अगर मैं दर्द की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, देन आफ्टर इट दर्द का इतना पता नहीं पड़ता। अगर दर्द होता भी है तो आप बोल सकते हैं, देन अगेन डॉक्टर सपोर्टिव है पेट दर्द के लिए, मतलब जो भी इनके पास रहता है, जो भी चीज़ है वो अप्लाई करते हैं, देन दर्द पूरी प्रोसेस में होता नहीं है। ओवरऑल ये है कि आराम से पूरा प्रोसीजर होता है। कंफर्ट लेवल की बात करें तो पूरा कंफर्ट लेवल में रखा जाता है जितना भी है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप वोकल रहिए, बोल सकते हैं, तो उतनी देर के लिए प्रोसीजर रुक जाता है। बीच बीच में पूछा भी जाता है आके, और डॉक्टर्स बीच में आते हैं कि सब ठीक है, अच्छा है या नहीं है, सही लग रहा है नहीं लग रहा, और बीच बीच में चेकअप होता रहता है। बिफोर सर्जरी जैसे कि मैं यहाँ पे जब आया था तो काउंसलिंग की गई थी, मेरे डाउट्स कई सारे थे। जैसे रिसेंटली कानपुर का इंसिडेंट हुआ था, और भी चीजें थी कि कैसे क्या होगा अगर 5000 ग्राफ्ट ही हैं, या कम होंगे ज़्यादा होंगे, अगर बाल जैसे डोनर एरिया जो होता है अगर हम बात करें तो
बैक ऑफ द हेड अगर उसमें से पूरे बाल या फिर ग्राफ्ट नहीं मिल पाए तो कैसे क्या होगा, सारी चीजें मैंने पूछी थी, तो अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था। अभी भी रिसेंट मेरी जो भी सर्जरी हुई है उसमें मतलब मेरे ग्राफ्ट कम बैक ऑफ द एंड कम पड़े तो बीएड से लिए गए थे, तो प्रोसीजर पूरा था बीएड के भी, मतलब जो भी स्मूथली पूरा प्रोसेस किया गया, पूरा समझाया गया। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो भी चीज कर रहे थे पहले बता रहे थे कि ये करने वाले हैं, तो मेंटली प्रिपेयर मतलब रहने में मदद कर रहे थे। दैट्स इट, यही बताया गया था पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी हो चुकी है, तो जो टेक्निक यूज हुई है यहाँ पे क्यूएसटी हुई है। क्यूएसटी क्यों मैंने चुनी, बिकॉज इसमें क्या होता है, ग्राफ्ट जो रहते हैं सेम टाइम पे आपके ग्राफ्ट आपके बैक ऑफ द डोनर ईयर से निकाल कर आपके जो ट्रांसप्लांटेड एरिया यहाँ पे ग्राफ्ट लगने हैं वहां पे लगाए जाते हैं। इससे सिंपली ये है कि ग्राफ्ट भी जो आपका है एक तरह से आपके स्कार्फ में ही रहता है, स्कार्फ से जब निकलता है तो उसकी भी लाइफ लाइन कम होती जाती है। अगर सेम टाइम में आप ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसकी लाइफ लाइन अच्छी रहती है और चांसेस आपके कम रहते हैं डैमेज होने के ग्राफ्ट, राइट। अगर ग्राफ निकाल के पहले रखे जाएंगे ग्राफ्ट, उसके बाद आधे एक घंटे बाद लगाया जाएगा तो एक लाइफ लाइन भी कम हुई, शेल लाइफ जो होती है हर चीज की वो कम होती जाती है। अगर एट द ऑन द स्पॉट या एट द टाइम लगाया जाएगा ग्राफ को सेम टाइम पे तो एक अच्छा हमको रेशियो मिलेगा, बिकॉज ग्राफ भी खराब हो सकते हैं, चांसेस आर देयर। डेट्स वाई मैंने क्यूएचटी टेक्निक को यूज किया। पोस्ट सर्जरी जैसे कि अभी सर्जरी के बाद से ऐसा मुझे कुछ पेन एट नाउ तो फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं लग रहा, कोई हेडेक भी नहीं है। बस ये है कि आप जब सर्जरी से आते हो तो एक प्रेशर रहता है कि आफ्टर सर्जरी थोड़ा लगता ही ये चीजें, पसीना तो थोड़ा वो सब चीजें रहती हैं, बाकी ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एज फॉर नाउ जैसे कि अभी जो मेरा प्रोसीजर सर्जरी आप जो भी बोले जो हुआ है, आफ्टर डेट जब मैंने देखा तो जो एयरलाइन ड्रॉ की गई थी तो एस उसके ही मतलब तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ मेरे लगाए गए हैं वैसे ही मैं देख रहे हैं। अब लग रहा है कि हाँ आफ्टर 1 और 2 मंथ जैसा कि है कि धीरे धीरे रेडनेस सब कुछ धीरे धीरे जाएगा, और हाँ मतलब बाल हैं तो फिर सब कुछ अच्छा ही रहेगा, सारी चीजें जो भी है तो बाल आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा ही, इसीलिए मैंने ये बाल ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला लिया था क्यूएचडी के साथ। ओके, तो ये मेरी लाइफ की मतलब सबसे पहली सर्जरी थी किसी भी चीज को लेके। पहली बार मैं ऊटी में गया था, सब कुछ था, तो स्टार्टिंग पहली बार था तो नर्वस था, सब था। तो जब मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग द प्रोसीजर, तो मेरा बीपी लेवल हाई आ रहा था बार 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 बार, राइट। बट यहाँ पे आया तो जैसे डॉक्टर थे उन्होंने धीरे धीरे मतलब सब चीजें नॉर्मल की, बीपी भी चेक किया बार बार, जब तक बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तब तक कोई प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया। और यहाँ पे जब पहली बार आया था तो सब चीजें स्मूथली हुई, रिसेप्शन एरिया पे आके नाम बताया, पहले सब कुछ अंदर लेके गए, ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग, सब चीजें अच्छी तरह हुई। यहाँ पे मतलब एक तरह से अगर हाइजीन की बात करूँ तो OTR वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड हियर, राइट। और मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो ओवरऑल ये मतलब मैं तो इसको 5/5 रेटिंग दूंगा, बिकॉज पहली बार था, सबका नेचर, सबका बिहेवियर सबका अच्छा था, डॉक्टर उसका भी अच्छा था, राइट। और जो एक्सप्लेनेशन हर चीज से पहले कर रहे थे मुझे यहाँ की एक अच्छी बात लगी कि कोई भी चीज करने से पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या है, कैसे क्या करने वाले हैं। इवन जो मेडिसिन भी दे रहे थे हर एक मेडिसिन को बता के समझा के एक्सप्लेन करके कि क्यों दी जा रही है, क्या है, सब कुछ बता रहे थे। तो तब फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम के लिए तो मैं इसमें हैंड्स अप एकदम मतलब फुल ऑन मार्क्स दूंगा। अब सर्जरी के बाद मैंने अपने आप को जब मिरर में देखा तो अब मैं फील कर पा रहा हूँ कि एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट आएगा। एक जिस उम्मीद से एक्सपेक्टेशन से मैं आया था वो फुलफिल बिल्कुल होंगी, बिकॉज जो भी चीजें हुई हैं उसे देख के सब पॉजिटिव रहा है तो आगे भी पॉजिटिव ही रहेगा। होप्स मेरी आए हैं, है ना। और बाकी यही है कि अब करवाया है तो आफ्टर इफेक्ट जो भी होंगे देखने को मिलेंगी, तो जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, बस यही है। अब नेक्स्ट जब भी आऊंगा नेक्स्ट, बिकॉज सब PRP सेशंस मेरे होंगे आफ्टर पोस्ट 1 मंथ ऑफ सर्जरी, पहला PRP सेशन होगा एंड अगेन जो भी इंटरवल्स रहेंगे जो डॉक्टर ने बताया उस सेशन पे मुझे PRP सेशन लेने हैं। तो जो भी मेरी बालों की परफॉर्मेंस रहेगी और बालों की ग्रोथ रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, मिलता रहूंगा। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू QHD।
अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं 14 मंथ्स बाद उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी किस तरह प्रोग्रेस हुई। यह हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी। साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज भी पूरी तरह से डिफ्यूज पैटर्न में डैमेज हो चुके थे। पेशेंट का डोनर एरिया ठीक था, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लाबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइंस हमारी सर्जिकल टीम के लिए एक रोड मैप की तरह होती हैं, जो नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर करने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट को साइंटिफिकली गाइड करती हैं। प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, ताकि एक नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट हो पाए और हेयरलाइन परफेक्टली उनके फेशियल फीचर्स के साथ मैच करे। फेयर फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में जहां ज्यादा वॉल्यूम और डेंसिटी की जरूरत थी, वहां स्ट्रेटेजिकली डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही अफेक्टेड क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया, ताकि ग्रोथ एकदम नेचुरल लगे। इससे न सिर्फ फुलनेस रिस्टोर हुई, बल्कि एक नेचुरल ट्रांजिशन भी इंश्योर हो जाए। इस केस में टोटल 5700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरली बने रहे। चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, डिसीजन हमेशा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और QHT क्लिनिक में हमारे डॉक्टर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब हमारे पेशेंट अपना पहला PRP सेशन लेने के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे स्पेशलिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरियाज में लगभग 50% शेडिंग विजिबल थी। ये हमारे पेशेंट की 3 महीने की प्रोग्रेस है, जो कि आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पेशेंट के 4 महीने की प्रोग्रेस है।
ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर हेयर लाइन की ग्रोथ साफ तौर पर नजर आने लगी है। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स अब नेटिव हेयर्स के साथ ब्यूटीफुली मर्ज हो रहे हैं। फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है, जिससे पूरा लुक और ज्यादा नेचुरल लगने लगा है। क्राउन एरिया में भी परफेक्ट स्वर्ल शेप आ चुका है, जहां पर हेल्थी ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, जिससे ओवरऑल स्कैल्प का लुक बेहद नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात, डोनर एरिया बिल्कुल अनडिटेक्टेबल है, किसी भी तरह की स्कारिंग का कोई निशान नहीं दिखता। यह सब हमारे एक्सपर्ट्स की परफेक्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो हर ग्राफ्ट को इतनी फिनेस से निकालते हैं कि डोनर एंड बियर्ड एरिया का नेचुरल अपीयरेंस पूरी तरह मेंटेन रहता है। ये हमारे पेशेंट के 8 मंथ की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 9 महीने की प्रोग्रेस है। ये हमारे पेशेंट के 12 महीने की प्रोग्रेस है। अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। 14 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर अब कंप्लीट और परफेक्ट ग्रोथ आ चुकी थी। हेयर लाइन अब परफेक्टली फ्रेम हो चुकी है, जो चेहरे के ओवरऑल फीचर्स को शार्प और बैलेंस्ड बना रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी क्लियरली विजिबल है, और क्राउन एरिया ने भी अपनी नेचुरल स्वर्ल शेप ले ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नेचुरली फुल स्कैल्प में दिखता है। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन की बात, डोनर एरिया परफेक्टली हील हो चुके हैं बिना किसी भी एक्सट्रैक्शन साइन के। यह रिजल्ट हमारे एडवांस टेक्निक्स और मेटिकुलस प्लानिंग का प्रूफ है। और जो बाल पेशेंट अपनी यंग एज में मिस कर रहे थे, अब वही बाल उन्हें वापस मिल गए हैं। अब वो न सिर्फ पहले से बेहतर दिखते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेयर, इट्स अबाउट गेटिंग योर कॉन्फिडेंस बैक।
डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में क्या हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस, डोनर एरिया की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस सर्जन की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। सही प्लानिंग और टेक्निक से आप नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि स्कैल्प के ज्यादातर हिस्से में थिनिंग होती है और नेटिव हेयर्स भी कमजोर हो चुके होते हैं, इसलिए कवरेज और डेंसिटी अचीव करने के लिए ग्राफ्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा लगती है। क्या डोनर एरिया में कोई स्कार दिखता है? हमारी एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की वजह से डोनर एरिया पूरी तरह नेचुरल दिखता है और स्कारिंग विजिबल नहीं होती। क्या बियर्ड एरिया का यूज ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए सेफ होता है? हाँ, बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट लेना सेफ और इफेक्टिव होता है, खासकर एडवांस्ड बॉल्डनेस केसेस में, जिससे डेंसिटी अचीव करने में मदद मिलती है। अगर आपको इस पेशेंट की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो और आप भी अपना कॉन्फिडेंस और यूथफुल लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.